8. इंस्पेक्टर दीप से बताते हैं, जिसे सुनते ही दीप के कान खड़े हो गए। चलो शुक्र है कोई तो लिंक मिला। खैर क्या था वो केस? इंस्पेक्टर दीप ने कहा, जिस पर सामने पड़ी मेज पर एक फाइल रखते हुए रवि बताता है। सर 8 साल पहले एक शख्स जिसका नाम था राजेश शुक्ला, उसने 3 लोगों पर केस किया था, जिनमें से एक था उमेश भारती जिसकी मौत हो चुकी है, और बाकी के 2 लोग जिनमें से एक नीरज मल्होत्रा और दूसरा सूरज त्रिपाठी। जैसा कि हम जानते हैं उमेश एक कॉन्ट्रैक्टर था और नीरज और सुरेश एक होटल के मालिक हैं। सर इनकी होटल के ब्रांचेस काफी जगह पर हैं और ये काफी नामचीन आदमी है। राजेश का यह दावा था कि इन तीनों की नजर उसकी पुश्तैनी जमीन पर थी जो हाईवे से लगकर है। वो वहां पर एक होटल बनाना चाहते थे, जिसके लिए वो बार बार राजेश को समझाते थे और धमकियां भी देते थे, पर राजेश मान नहीं रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने कई बार राजेश को गुंडों से भी पिटवाया था। राजेश ने एफआईआर भी की थी। सर ये रही उसकी कॉपी, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि उमेश की राजनीतिक पहुंच बहुत ज्यादा थी। वो सर यहाँ के बहुत से नेताओं को जानता था, जिसकी वजह से कोई एक्शन नहीं लिया गया। पर इसके बाद भी राजेश ने हार नहीं मानी और उसने इन तीनों पर केस कर दिया। और सर उस केस को डिफेंड करने के लिए इन तीनों ने जिस वकील को चुना वो था अशोक अग्रवाल, जिसका मर्डर हाईवे पर हुआ था। और अशोक काफी नामचीन वकील था, पर क्योंकि राजेश की साइड स्ट्रांग थी तो वो केस हारते जा रहे थे और उनके जीतने के ज्यादा चांसेस भी नहीं थे। तो सर उन तीनों ने राजेश को और धमकियां दी और काफी पीटा भी, पर सर राजेश मानने को तैयार नहीं था। तो उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसा घिनौना काम किया कि राजेश बिल्कुल टूट गया और फिर वो केस बंद हो गया और राजेश कहाँ गया किसी को पता ही नहीं चला। वो जिंदा भी है या मर चुका सर कोई जानता ही नहीं है। साथ साथ में इंस्पेक्टर दीप फाइल भी पढ़ते रहते। पर रवि जो ये तुम बता रहे हो उसमें से आधी चीजें तो फाइल में है और आधी चीजें फाइल में नहीं है, ये कैसे? और वो घिनौना काम क्या था जिसकी वजह से राजेश गुमशुदा हो गया? उन्होंने पूछा, जिस पर रवि नजरें घुमाता है। सर वो उन तीनों ने राजेश के सामने ही उसकी बीवी शांति के साथ दुष्कर्म किया और इसके बाद उसकी बीवी बिल्कुल टूट सी गई, उसने आत्महत्या कर ली। राजेश की हर आशा टूट गई और पता नहीं फिर वो कहाँ चला गया। और सर आधी चीजें फाइल में इसलिए लिखी हैं क्योंकि मैंने आपको बताया कि उन तीनों की बहुत ऊंची पहुंच थी। काफी नेता उन्हें जानते थे और काफी अधिकारी भी उन्हें जानते थे, जिसकी वजह से इन केसेस को रफा दफा कर दिया गया, कुछ राजनीतिक जोर से और कुछ पैसों के दम से। बस उसके बाद से सर ये फाइल बंद है। वहीं पंडित वेदांत अपने मंदिर में झाड़ू लगा रहे थे जब उन्हें राजन का टेक्स्ट आया। गुड आफ्टरनून सर, बरेली में एक शख्स के पीछे कोई एंटिटी पड़ी है और उसे वेदा की मदद चाहिए। बताइए सर क्या रिस्पॉन्स करूं? वेदांत कुछ देर सोचते हैं और वापस से टेक्स्ट करते हैं। हाँ ठीक है, मैं कल तक वहां पर पहुंच जाऊंगा, तुम दोनों भी वहां पर जल्द से जल्द पहुंच जाओ। वेदांत वापस से अपने मंदिर की सफाई करने लगे। वो अपने सारे काम खत्म करते हैं और काम खत्म करते करते शाम हो जाती है। शाम की आरती कर वेदांत गंगा तट के किनारे बैठ गए और सब चीज़ों के बारे में सोचने लगे कि वो कैसे ये सब करेंगे, कैसे वो देवा का सामना कर पाएंगे और कैसे उन दूसरी दुनिया की शक्तियों को अपना गुलाम बना पाएंगे। उनके मन में काफी उलझने थी। खैर खाना खाने का वक्त हो गया था। अपने कक्ष में जाकर वो खाना खाते हैं
और फिर कल निकलने की तैयारी करते हैं। बनारस से बरेली ज्यादा दूर नहीं था। वो अपना सामान पैक कर सोने के लिए चले गए, जहां उन्हें फिर से वही शख्स दिखाई दिया जिसने अपने हाथ में बंदूक पकड़ी हुई थी। पर इस बार उसका निशाना कोई हाथ नहीं बल्कि वेदांत का सर था। ये सपने कैसे हैं और उन्हें क्यों आ रहे हैं, वेदांत को कुछ भी समझ नहीं आता। वही इंस्पेक्टर दीप रोज की तरह कुत्तों के भौंकने से और रोने से परेशान हो चुके थे। रोज रात को कुत्तों की भीड़ उनके घर के सामने आकर खड़ी हो जाती थी और जोर जोर से रोती थी, और उनके साथ एक और बड़ा सा कुत्ता होता था जो बस गुर्राता रहता था। इस वजह से दीप काफी डिस्टर्ब रहने लगे थे। उनकी नींद पूरी नहीं हो पा रही थी और वहीं केस भी कुछ अच्छे से आगे नहीं बढ़ पा रहा था। खैर, किसी तरह वो सोते हैं कि अगले दिन की सुबह उन्हें राठी का फोन आता है। हेलो, हाँ राठी बोल, इतनी सुबह सुबह क्यों फोन किया? आधी नींद में डूबे दीप बोले, सॉरी सर, इतनी सुबह सुबह आपको परेशान किया, पर एक डेड बॉडी मिली है एक मॉल की पार्किंग एरिया में, और सर इसका भी सेम वही हाल है। एक भी खून की बूंद नहीं है और गले का मांस गायब है। जब हमने इसका पर्स चेक किया तो सर हमें पता चला कि इसका नाम नीरज है। ये सुनते ही इंस्पेक्टर दीप की नींद एक झटके से खुल गई। क्या? नीरज? कहीं ये नीरज मल्होत्रा तो नहीं? उन्होंने पूछा, जिस पर सामने से आवाज आई, हाँ सर ये वही है, आप जल्दी से आ जाइए, हमने सीसीटीवी फुटेज मंगवा ली है और मैंने बाकियों को भी इन्फॉर्म कर दिया। इतना बोल राठी ने फोन रख दिया। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? एक तो रवि को बोला था कि इनके बारे में जल्द से जल्द पता करो। अगर कल शाम तक पता कर लिया होता तो आज हम इसे बचा पाते। इतनी बड़ी लापरवाही। इंस्पेक्टर दीप जल्दी से उठे और तैयार होकर क्राइम सीन पर पहुंचे। तुम इतनी बड़ी लापरवाही करोगे? इतना बोल इंस्पेक्टर दीप वहां से आगे चले गए और डेड बॉडी को देखने लगे। वहीं राठी क्राइम सीन्स की पिक्चर ले रहा था। सर जी, सेम उसी तरह मारा गया ये? उसकी बात काटते हुए दीप ने कहा। हाँ राठी, देख पा रहा हूं, अंधा नहीं हूं मैं। उसी तरह मारा गया है। और वो सीसीटीवी कहां पर है? सर जी वो मैनेजर खड़े हैं, उनके पास है। तुरंत राठी ने कहा। दीप उठे और मैनेजर के पास गए। तो फुटेज तुम्हारे पास है? चलो दिखाओ, और तुम सब भी चलो आओ, देखे तो क्या सीन है। राठी, पाठक और रवि उनके पीछे पीछे मॉनिटर रूम में जाते हैं जहां पर वो सीसीटीवी फुटेज चलाते हैं, और जो वो सब देखते हैं उससे बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। नीरज भागते भागते अपनी कार के पास आता है। वो बार बार पीछे की ओर देख रहा था, जिससे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके पीछे कोई आ रहा है। वो जल्दी से अपनी कार का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, पर वो दरवाजा खुल नहीं रहा था। ठीक उतनी देर में ढेर सारे कुत्ते आ जाते हैं और उसके बाद फुटेज में काफी ग्लिच आ जाता है और सीधा 3.5 मिनट की फुटेज कट हो जाती है। और जैसे ही ग्लिच ठीक होता है कि वहां पर उन्हें नीरज की डेड बॉडी दिखाई देती है, जिस पर मैनेजर ऑपरेटर की ओर देखता है। ऑपरेटर तुरंत खड़ा हुआ और बोला, सर वो कैमरा बिल्कुल ठीक है और मैंने कोई कटिंग भी नहीं करी है। सर ना जाने ये अचानक से। क्या अचानक से? तुम जानते भी हो यहां पर क्या हुआ है? एक मर्डर हुआ है। और मैनेजर साहब, ये कुत्ते कहां से आ गए इतने? और आए तो आए, चले कहां गए? दीप ने पूछा, जहां पर मैनेजर खुद शॉक में था। सर ये तो मैं भी नहीं जानता हूं,
ये कुत्ते आए कहां से और कहां चले गए? ना ही हमारे गार्ड्स ने इन कुत्तों को आते हुए देखा। सर सच में मैं खुद ही शॉक में हूं कि ये सब कैसे हो रहा है। इतनी देर में एक कांस्टेबल आया। सर वो सूरज त्रिपाठी आ गए हैं। सब लोग सूरज त्रिपाठी के पास जाते हैं। सूरज त्रिपाठी नीरज की बॉडी के पास खड़ा था और वो काफी डरा हुआ लग रहा था। और ठीक सूरज के पीछे एक और शख्स था, लाइट ब्लू शर्ट पहने, नीचे ग्रे फॉर्मल पैंट्स और चेल्सी और हाथों में स्टाइलिश घड़ी। वो देखने में काफी प्रभावशाली लग रहा था, पर इंस्पेक्टर दीप को उसकी शक्ल कुछ जानी पहचानी लग रही थी। ये आपके साथ कौन है? इंस्पेक्टर दीप ने पूछा, जिस पर सूरज बताता है, सर ये इनका नाम वेदा है और ये एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है। सर काफ़ी दिन से मेरे साथ कुछ अजीब सी चीज़ें हो रही हैं। कोई एक एंटिटी है जो सर मेरे पीछे पड़ी है और मेरे साथियों की भी जान जा रही है, इसलिए सर मैंने इन्हें बुलाया। वहीं वेदा भी इंस्पेक्टर दीप को देखते हैं तो उन्हें भी उनकी शक्ल कुछ जानी पहचानी लग रही थी, पर उन्होंने उसे कहां पर देखा था। वो दोनों आखिर कहां पर मिले थे, वो दोनों ये समझ नहीं पा रहे थे, पर दोनों एक दूसरे के पहचान के लग रहे थे। कुत्तों के रोने की वजह से दीप एकदम से चौंक गए। उनके साथ होती ये घटनाएं उन्होंने किसी को भी नहीं बताई थी, तो ये वेदा को कैसे? इंस्पेक्टर दीप बात को बदलते हुए कहते हैं, खैर सूरज जी, आपको अब तक तो पता लग चुका होगा कि आपकी जान खतरे में है और मैं आपकी सिक्योरिटी के लिए हमारे कुछ कांस्टेबल्स आपके साथ भेजूंगा। जब तक हम खूनी को पकड़ नहीं लेते ये आपके साथ रहेंगे और मैं ये चाहूँगा आप किसी भी अनजान शख्स से मिलना या कहीं बाहर जाना थोड़ा अवॉइड करें, ये आपके लिए बेहतर होगा। सूरज काफी डरा खड़े उन्हें देखने लगे, पर वेदा को कुछ और भी दिखाई दे रहा था। इंस्पेक्टर दीप के कंधे पर एक बच्चा बैठा हुआ था और उसके ठीक पीछे एक औरत थी जो दीप के पीछे पीछे चलती जा रही थी। बेशक ये आत्माएं थी। वेदा उसे नजरअंदाज करते हैं क्योंकि वो आत्माएं बुरी नहीं थी और वो दीप को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। वही दीप जहां अपने काम पर लग गए थे, वेदा अपने काम में लगे हुए थे। शाम तक राजन और आर्यन आ चुके थे जो घर के आसपास अपनी मशीन्स लगा रहे थे। वेदा घर के चक्कर काट रहे थे। हॉल में डरा सूरज बस सोफे पर बैठा हुआ था, जिसके साथ 4 कांस्टेबल थे। 2 मेन गेट पर खड़े थे और 2 उनके साथ। रात हो चली थी और वेदा का मन बेचैन होता जा रहा था। उन्हें बार बार ऐसा लग रहा था कि कुछ होने वाला है। बार बार एक झटके से वो उत्तर दिशा की ओर देखते, जैसे वहां से कुछ भागते हुए आ रहा है। कोई ना कोई ताकत थी जो उनके पास आ रही थी और वो ताकत बेहद खतरनाक लग रही थी। वो इतनी ज्यादा ताकतवर थी कि अगर वो 100 किलोमीटर दूर भी है तो वेदा उसकी शक्तियों को अनुभव कर पा रहे थे। और यह अनुभव ठीक वैसा ही था जैसा उन्हें उस दिन सपने में आया था। वेदा के ये सोचते ही उनके दिमाग में एक और बात घूमने लगी। वो बच्ची और वो शख्स जिसकी शक्ल वेदा ने अच्छे से नहीं देखी थी, पर वो थोड़ा थोड़ा इंस्पेक्टर दीप की तरह लग रहा था। और वहीं वो बच्ची, वो भी उस बच्ची की तरह लग रही थी जो दीप के कंधे पर बैठी हुई थी। उनका सर दर्द होने लगा कि एकदम से राजन और आर्यन भागते हुए पर कैसे? तुम सब तो वहीं पर हो ना? तो अच्छा ठीक है, रुको मैं आता हूं। अपनी आधी ड्रिंक छोड़
वो सीधा सूरज के घर की ओर जाने लगे। वही वेदा अपना सर पकड़े बस एक जगह पर बैठे हुए थे और तड़प रहे थे। उनके सर में काफी तेज दर्द हो रहा था, क्योंकि इस वक्त जो ताकत वहां पर थी वो बहुत ज्यादा खतरनाक थी। अब तक उन्होंने जितनी भी आत्माओं का सामना किया था या जितनी भी दूसरी दुनिया की शक्तियों का सामना किया था, ये उन सब से कई गुना ज्यादा ताकतवर थी। ऐसा लग रहा था कि स्वयं मौत खुद यहां पर आ चुकी है। सूरज सोफे पर तड़प रहा था, कोई उसका गला दबा रहा था। कांस्टेबल्स ढूंढ रहे थे कि सूरज पर आखिर हमला कौन कर रहा है। वेदा मंत्र बुदबुदाए जा रहे थे, जिसकी वजह से सूरज कुछ बचता जा रहा था। वो एक तरह से आत्मिक लड़ाई लड़ रहे थे। जल्दी से दीप वहां पर आए और उन्होंने सूरज को देखा, जिसके एक हाथ से खून निकल रहा था और वो बेहोश पड़ा था। उसी के साथ चारों कांस्टेबल भी बेहोश हो गए थे और राजन और आर्यन भी। वहीं दूसरी तरफ वेदा, जो अजीब तरह से जमीन पर लेटे हुए थे, अपना माथा पकड़ के तड़प रहे थे। तुम्हें क्या हुआ? भागते हुए दीप ने पूछा, जिस पर वेदा कहते हैं, इंस्पेक्टर जल्दी से गंगा जल लेकर आओ, वो आ चुका है और उसे हमें किसी भी तरह भगाना होगा। इतनी देर में काफी कुत्ते उस घर के आसपास आ गए और भौंकने लगे। उनमें से आधे कुत्ते रो रहे थे तो आधे गुर्रा रहे थे। पर आखिर ये सब हो क्या रहा है? दीप वेदा को उठाते हुए पूछते हैं, जिस पर सांसें बटोरते हुए वेदा ने कहा, ये सब बात करने का समय नहीं है, आप जल्दी से गंगा जल लेकर आओ बस। दीप बिना इंतजार किए उस घर के मंदिर में गए और गंगा जल लेकर आए। वेदा ने सबसे पहले उसे अपने ऊपर छिड़का और फिर अपने साथियों पर, जो बेहोश थे। मंत्र बदबदाते हुए वो सूरज को गंगा जल पिलाने लगे, पर उस पर कोई असर नहीं हो रहा था कि एकदम इन सब चीजों में कोई लिंक होगा। तुम जरूर राजेश के साथ हो। तुमने पहले इन सबको बेहोश किया और फिर कुछ करके सूरज को मार दिया। वेदा आगे की ओर बढ़ते हैं कि तभी दीप ने गन निकाली और वेदा को सरेंडर करने को कहा। वहीं पर खड़े रहो और सरेंडर कर दो। अपना हाथ ऊपर और घुटने के बल बैठो, वरना मुझे गोली मारने में देर नहीं लगेगी। जैसे कह रहा हूं वैसा करो। दीप काफी गुस्से में लग रहा था। वेदा डर के अपने हाथ ऊपर करते हैं और घुटने के बल बैठ जाते हैं। इंस्पेक्टर मेरी बात सुनो, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं बता रहा हूं ना, यहां पर कुछ और है जो ये सब कर रहा है। आप एक बार मेरी बात मानिए और ये आवाज़ें आप खुद सुनिए, ये कुत्तों के रोने की और गुर्राने की। और आप तो खुद इन सब चीज़ों से गुजर चुके हैं। आप एक बार मेरी बात मानिए। वेदा ने कहा, चुपचाप वहीं पर बैठे रहे। तुम इन सब बातों से मुझे भटका नहीं सकते। कुछ ना कुछ तो तुमने किया है, इसी वजह से ये सब हो रहा है और तुम मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। वेदा मुझे सच सच बता दे कि तूने ये सब क्या किया और क्यों। आखिरी बार पूछ रहा हूं मैं। दीप गुस्से में कहते हैं, जिस पर वेदा बस दीप को समझाते रहते हैं, पर दीप पर कोई असर नहीं हो रहा था। अब दीप वेदा को थाने में लेकर जाने की तैयारी करते हैं और अब बाकी की पूछताछ वो उनसे वहीं पर करेंगे। रात के करीबन 11:40 हो रहे थे। वेदा सेल के अंदर कैद थे और वहीं बाहर थाने की मेज पर आराम से पैर पसारे कांस्टेबल पाठक सो रहा था, जिसकी आज नाइट ड्यूटी लगी थी। इंस्पेक्टर दीप ने सूरज और बाकी के 3 लोगों के मर्डर के इल्जाम में वेदा को कस्टडी में लिया हुआ था। उन्हें वेदा के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला था।
पर जो पिछली रात को उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। जैसे ही वेदा ने सूरज को गंगाजल पिलाया, उसकी छाती से खून निकलने लगा और उसकी मौत हो गई। उसी शक के बिना पर आज वेदा अंदर थे। वो खुद शौक में थे। उन्हें यह लगा था कि वो सूरज को बचा लेंगे, पर आखिर ये सब कैसे हो गया और वो कैसे इसमें फेल हो गए। उन्होंने सूरज को गंगाजल भी पिलाया और मंत्र का जप भी किया, तो आखिर कैसे? उनके मन में ये उलझन थी कि तभी उन्हें पायल की आवाज सुनाई दी। कोई धीमे धीमे चलते हुए वेदा की ओर आ रहा था। वेदा ने बाहर की ओर देखा तो एक औरत खड़ी थी, अपने साथ एक बच्ची को लिए। ये वही औरत थी जो इंस्पेक्टर दीप के साथ साथ रहती थी, और ये बच्ची वही थी जो दीप के कंधे पर बैठी रहती थी। वेदा को कुछ समझ नहीं आता कि ये यहां पर क्या कर रहे हैं और ये है कौन, कि उतनी देर में थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए वो औरत बोली, मैं जानती हूं कि आपने कुछ भी नहीं किया और दीप ने धोखे में आपको कातिल समझ लिया और अंदर कर दिया। उनके इस बर्ताव से आप बुरा मत मानिएगा। दरअसल वो हमेशा से ऐसे नहीं थे। वो तो हमारे जाने के बाद पछतावे में और गुस्से में उनका स्वभाव ऐसा हो गया है। आप कहना क्या चाहती हो और आप दोनों हो कौन? वेदा खड़े होते हुए बोले। वो औरत थोड़ी रुआसी होते हुए बोली, मेरा नाम सुष्मिता है, मैं इंस्पेक्टर दीप की बीवी हूं और ये हमारी बेटी ऋचा। ये सुन वेदा का दिमाग चलने लगा। अच्छा, तो वो जो सपने में एक बच्ची आई थी वो यही थी, और वो जो शख्स था वो कोई और नहीं बल्कि दीप था। पर आखिर ऐसा सपना मुझे आया क्यों? उनके मन में और भी उलझनें पैदा होने लगी। पहले उन्हें बस शक था, पर अब उन्हें यकीन हो गया था कि जो उनके सपने में उस रात आया था वो कोई और नहीं बल्कि दीप ही था, और वो जो बच्ची थी वो दीप की ही बच्ची थी, जिस पर वो काला कुत्ता हमला कर रहा था और जिसके लिए वो एक पावरफुल एंटिटी भी आई थी। पर आपके साथ ये सब कैसे हुआ और दीप का बर्ताव कैसे बदल गया? आप मुझे थोड़ा अच्छे से बताएंगे? वेदा ने कहा, जिस पर वो औरत वेदा को सारी बात बताती है। दरअसल दीप पहले बहुत हंसमुख और शांत स्वभाव के हुआ करते थे। पहले हम हरदोई में थे, उनकी पोस्टिंग वहां पर थी, पर फिर एक केस आया, एक मर्डर हुआ था और बॉडी को जलाकर फेंक दिया गया था, और दीप इस केस को हैंडल कर रहे थे। उन्हें पता चला कि खून किसने किया है। हरदोई के एक बहुत बड़े नेता थे। ये खून उनके बेटे ने किया था। दरअसल उनकी बेटी का चक्कर एक लड़के के साथ था और इस वजह से उन्होंने उस लड़के को मरवा दिया और फिर जलाकर फेंक दिया। दीप ने उस नेता के बेटे को अरेस्ट कर लिया, जिस पर उस नेता ने गुंडों की मदद से मुझे और मेरी बेटी ऋचा को अगवा करवा लिया और धमकियां देने लगे। ना चाहते हुए भी दीप को यह केस बंद करना पड़ा और नेता के बेटे को छोड़ना पड़ा, पर उस नेता ने अपनी जबान पूरी नहीं करी और हमें अगवा करके ही रखा। दीप ने हमें बचाने के लिए उस जगह पर छापा मारा जहां पर हम कैद थे, पर वहां पर बहुत मुठभेड़ हुई और उसी में ऋचा को गोली लग गई और उसकी मौत हो गई। यह सदमा मुझसे बर्दाश्त ना हुआ तो मैंने भी अपनी जान दे दी, पर हमें मुक्ति नहीं मिली और हम यहां वहां भटक रहे हैं। वहीं दीप भी इसी बोझ के तले दबे हुए हैं कि उनकी वजह से हम दोनों की जान चली गई। वेदा सारी बात समझ गई। तो आपको मुक्ति चाहिए, ठीक है, एक बार मैं इन सब झंझटों से मुक्त हो जाऊं तो आपको मुक्ति दिलवा दूंगा।
आप चिंता मत करिए। जिस पर नाम में सिर हिलाते हुए ऋचा वेदा की तरफ बढ़ी और बोली, अंकल, मैं चाहती हूं आप मेरे पापा की मदद करो। उनके पीछे एक बहुत बड़ा डेविल पड़ा है, आप उन्हें बचा लीजिए प्लीज। वेदा एक उलझन में पड़ गई, जिसको सुलझाते हुए दीप की पत्नी ने कहा, ऋचा के कहने का मतलब है कि वो जो ताकतें हैं वो दीप से बहुत गुस्सा है, क्योंकि उन्होंने दीप को चेतावनी दी थी, पर दीप ने उस चेतावनी को नजरअंदाज किया, जिससे उस ताकत को गुस्सा आ गया है और वो अब दीप को भी मारना चाहती है। आप प्लीज दीप को बचा लीजिए। पर मैं कैसे बचाऊं? वो तो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। और अगर मैं इसे बताऊंगा ना कि आप यहां पर आए थे और आपने मुझे ये बताया, तो वो उल्टा मुझ पर ही हंसेगा। तो आप बताइए, मैं कैसे मदद कर सकता हूं आपकी? वेदा ने कहा, जिस पर दीप की बीवी बताती है, सुनिए, मैं आपको ऐसी बातें बताती हूं जो सिर्फ हमारी फैमिली वाले जानते हैं और उनके अलावा और कोई भी नहीं। अगर आप ये सब बातें उन्हें बताएंगे तो उन्हें आप पर भरोसा हो जाएगा। आप प्लीज उन्हें बचा लीजिए। और एक और बात, जिसकी तलाश में आप हैं ना, वो आपको बनारस के एक शमशान पर मिलेगा। जो चीजें आप काफी दिनों से सोच रहे हैं वो आपकी सुलझन को दूर कर देगा। बाकी मैं आपको इन सब चीजों के बारे में ज्यादा नहीं बता सकती, वरना वो ताकतें हमें नुकसान पहुंचा देंगी। आप प्लीज दीप की मदद करिएगा। अभी हम जाते हैं। इतना बोल वो दोनों गायब हो गए और वेदा के मन में एक और सवाल आ गया कि आखिर वो किसकी बात कर रही थी जिसका वेदा को इंतजार था और वो उन्हें बनारस के एक शमशान में मिलेगा। खैर, एक पल के लिए क्यों वेदा, एक दिन में ही अकल ठिकाने आ गई ना? चलो अच्छा हुआ तुम हमारी 3rd डिग्री से बच गए। यह सुन वेदा खड़े हुए और बोले, हाँ वो तो है, पर मेरी एक शर्त है। मैं अकेले में आपसे बात करना चाहूंगा। दीप थोड़ा सा सतर्क होते हैं और पाठक की ओर पलटते हैं। पाठक आंख के इशारे से उन्हें जाने को कहता है। दीप वेदा को अपने कैबिन में लेकर गए और कुर्सी पर बैठते हुए उन्होंने कहा, हाँ वेदा बोलो। वेदा थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं और कहते हैं, इंस्पेक्टर, वो दरअसल बात कुछ और है। और ऐसे वेदा ने जो जो आज हुआ वो सब बताया। उनकी वाइफ का आना, उनकी बेटी ऋचा और वो सारी बातें, जिस पर दीप दिल मिलाते हुए बोले, इतनी नीच हरकत बस खुद को सही साबित करने के लिए? तुम कैसे मेरे पास्ट को उठाकर खुद को सच्चा दिखा सकते हो? जरूर तुमने कहीं से ये सब पता करवाया होगा और ये सब ड्रामा कर रहे हो। जिस पर वेदा उन्हें शांत कराते हैं और कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, मेरी बात मानो। अच्छा ठीक है, तुम्हारी वाइफ ने मुझे कुछ ऐसी चीजें बताई है जो सिर्फ तुम और तुम्हारे परिवार वाले जानते हैं। मैं तुम्हें वो बताता हूं, शायद उसके बाद तुम्हें मेरी बात पर यकीन हो जाए। और वेदा ने वो बातें दीप को बताई जो उसकी बीवी ने बताई थी, और ये सुनकर दीप की आंखें बड़ी हो गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जरूर कोई चाल है, दीप ने कहा। पर वहीं दूसरी तरफ उनका मन ये भी कह रहा था कि हो सकता है कि ये कोई और आज की ये रात एक सन्नाटे में गुम थी, जहां चारों तरफ एक अजीब सी चुप्पी थी। चलती हवा, भौंकते कुत्ते सब इस वक्त मौन हो चुके थे। कब्रों के बीच से गुजरते हुए वेदा आगे बढ़ते जा रहे थे और उनके ठीक पीछे पीछे इंस्पेक्टर दीप भी आ रहे थे, जिन्होंने शर्त रखी थी भूत देखने की। कब्रिस्तान काफी बड़ा था
और वेदा उसका सेंटर पॉइंट ढूंढ रहे थे। दीप के बढ़ते कदम एकदम से रुके। वेदा, और कितनी देर चलना होगा? कहीं तो मुझे उल्लू तो नहीं बना रहा ना? जिस पर वेदा पलटते हुए कहते हैं, हर चीज का एक केंद्रीय बिंदु होता है और वहीं से एक अच्छा संतुलन बनता है, क्योंकि आप उसके बीचों बीच होते हो। इसलिए मैं अभी इस कब्रिस्तान का केंद्रीय बिंदु ढूंढ रहा हूं। आप बिना चिंता के बस मेरे पीछे पीछे आते रहिए। थोड़ी और तलाश के बाद वेदा को आखिरकार कब्रिस्तान का वो सेंटर पॉइंट मिल गया, जिससे थोड़ी ही दूर पर एक गूलर का सूखा सा पेड़ लगा हुआ था। हाँ, ये रही वो जगह। अब मैं जैसा जैसा आपको बोलूं, आपको वैसा वैसा करना। मैं यहां पर एक सुरक्षा घेरा बनाऊंगा और हम दोनों को उसी घेरे के अंदर रहना है, वरना वो आत्माएं हम पर हावी हो जाएंगी। यहां पर मेरा मकसद आपको बस आत्माएं दिखाना है, इसलिए आत्माएं दिखाने के बाद मैं इसे जल्द से जल्द खत्म कर दूंगा, ठीक है? दीप बेमन बस हां में हां मिलाते रहे। वेदा ने जमीन में 4 लोहे की कील गाड़कर एक चौकोर घेरा बनाया। अच्छा हुआ मैंने ये विधि सीख ली थी। चलो, आज मेरे काम भी आ गई। मन ही मन सोचते हुए वेदा दीप को उसके अंदर आने को कहते हैं। वेदा ने दीप को उनका हाथ पकड़ने को कहा और आंखें बंद करने के लिए कहा। पर यह सब क्यों और इसे क्या होगा? दीप ने थोड़ा सा डरते हुए पूछा, जिस पर वेदा कहते हैं, मेरी बात पर भरोसा रखो, बस आंखें बंद करो और मेरा हाथ पकड़े रखो। जब तक मैं आंखें खोलने को ना कहूं, अपनी आंखें मत खोलना। दीप ठीक ऐसा ही करते हैं। उन दोनों ने अपनी आंखें बंद करी और वेदा ने मंत्र जप शुरू किया। कंपय मम भक्त्या गृहाणार्घ्यं नमोस्तुते। कुछ ही देर बाद उन दोनों को काफी भारी महसूस होने लगा। ऐसा लगने लगा कि आसपास एक अजीब सी मनुष्यत है जो बढ़ती जा रही है। दूर से आवाजें आने लगी, लोगों के चिल्लाने की और भागकर उनके पास आने की। दीप, अब तुम अपनी आंखें खोल सकते हो। दीप इस वक्त डरे हुए थे, पर उन्होंने अपनी आंखें खोली और जो उन्होंने देखा उससे उनकी रूह कांप गई। दिल की धड़कन तेज हुई और सांसें फूलने लगी। वो अपने सामने ढेर सारी आत्माओं को देख पा रहे थे। किसी का सर कटा हुआ था तो किसी का हाथ, कोई हवा में उड़ रहा था तो कोई जमीन पर अजीब तरह से रेंग रहा था। वहीं गूलर के उस सूखे पेड़ पर 2 औरत उल्टे लटकी हुई थी। दीप ये देखकर एकदम से डर गए। यार वेदा, ये सब क्या है? मुझे तो मेरी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा। अच्छा ठीक है, मैं मान गया तुम्हारी बात को, सच में भूत होते हैं, पर बस करो, मैं इसे और नहीं देखना चाहता। वेदा हल्का सा मुस्कुराए और उन्होंने दीप को वापस से अपनी आंखें बंद करने को कहा। और जैसे ही वो मंत्र जप करने वाले थे कि उतनी देर में ना जाने कहां से ढेर सारे कुत्ते भागते हुए आए। ये देखकर दीप का डर और भी ज्यादा बढ़ गया। वेदा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो सारे कुत्ते उन्हें देखकर भौंक रहे थे। तभी वहां पर जितनी आत्माएं थी सब डर कर भागने लगी, जैसे कुछ आ रहा है, कुछ ऐसा जिसके आगमन की ललकार ही उन आत्माओं के अंदर दहशत भर रही थी। कुत्ते चुप हो गए और एक बड़ा काले रंग का कुत्ता उनके सामने आया और गुर्राने लगा। दीप, तुम डरो मत, हम जब तक इस घेरे में हैं हमें कुछ भी नहीं होगा, तुम मुझ पर। इतना बोल वेदा एकदम से चुप हो गए, क्योंकि उन्हें एक ऐसी ताकत का अनुभव हुआ जो उनके दिल को कंपाने लगी। तेज कदम एक अंधेरे कोने से उनकी ओर आने लगे। जो लोहे की कील वेदा ने जमीन पर गाड़कर एक घेरा बनाया था, वो सारी कीलें टूटकर दूर गिर गईं।
और वो घेरा टूट गया। दीप, अपनी आंखें बंद करो और जब तक मैं ना कहूं अपनी आंखें मत खोलना। कुछ भी हो जाए तुम्हें अपनी आंखें बंद रखनी है। वेदा ने अपना हाथ छुड़वाते हुए कहा। दीप ने डर कर अपनी आंखें बंद करी, क्योंकि उन्हें भी एक अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। वेदा 2 कदम आगे बढ़ते हैं और अपनी बाजुएं ऊपर करते हैं, जिस पर उनका वो सफेद पंख का टैटू चमकने लगता है। उस अंधेरे से आती वो डरावनी छवि और अच्छे से दिखने लगी थी। उसके भारी कदमों की रफ्तार एकदम से बढ़ी। वो सारे कुत्ते पीछे हो गए और वो छवि एकदम से वेदा की आंखों के सामने आकर खड़ी हो गई। वेदा का दिल धक्क से होकर रह गया। वेदा अपने सामने एक ऐसी शक्ति को अनुभव कर पा रहे थे जो ना तो इस दुनिया की लग रही थी और ना ही उस दुनिया की। वो शक्ति जितनी शैतानी थी उतनी ही दैविक थी, और जितनी शांत थी उतनी ही गुस्सैल। वेदा के पैर कांपने लगे, क्योंकि अब तक वो इस ताकत के बस एक अंश से सामना कर रहे थे, पर आज वो पूर्ण रूप से उनके सामने आई थी। काले रंग का शरीर, 4 हाथ, जिसमें से एक में नर खोपड़ी थी जिसमें खून भरा हुआ था, एक में तेज धारदार तलवार, एक में कटा हुआ सर और दूसरे में एक काले रंग की किताब। और जो तलवार उसने पकड़ी हुई थी उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद इसी तलवार से सूरज पर वार किया गया था। आंखें पूरी लाल और सर पर एक मुकुट था। वो देखने में बहुत डरावना लग रहा था। वो 2 कदम आगे बढ़ा और बोला, वेदांत, ये तो अच्छा हुआ जो तुमने खुद एक ऐसा रास्ता बना दिया जिससे मैं तुमसे सीधा बात कर सकता हूं। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं या मेरे ये सेवक तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे। जो मेरा काम था मैंने पूरा कर दिया, उन 4 को मार दिया, और बस अब मुझे इस आदमी को मारना है जिसने मेरी बात का अनादर किया। लाल आंखों में और लाली चढ़ गई। उसने अपनी तलवार ऊपर करी और दीप की ओर बढ़ा कि एकदम से वेदा बोले, नहीं रुको, इसे कुछ मत करना। इसने कुछ भी ऐसा नहीं किया है। यह हमारी इस दुनिया और उस दुनिया से अनजान है। आप इसे जाने दो और क्षमा कर दो। आपका जो कार्य था वो तो हो गया ना, तो आप इसकी जान को बख्श दो। ये बस अपना कर्म कर रहा है। वेदा की ये बात सुनकर वो एकदम से रुका और बोला, ठीक है वेदांत, तुम कह रहे हो इसलिए जाने दे रहा हूं, वरना अब तक इसका सर इसके धड़ से अलग कर दिया होता। खैर, मेरे यहां आने का मकसद कुछ और भी है। मेरे मालिक ने मुझे जो काम दिया था वो मैंने पूर्ण कर दिया है। जैसे ही मैं जाने वाला था उन्होंने एक और काम भिजवा दिया, और उस काम में तुम्हारा जिक्र है। वेदा ये सुनकर एकदम से चौंक गए। उनकी ये सब बातें दीप सुन नहीं पा रहे थे। उन्हें बस बहती हवा में कुछ सरसराहट की आवाज आ रही थी, और जैसा वेदा ने कहा था वो बस अपनी आंखें बंद किए हुए खड़े थे। आसपास क्या हो रहा है उन्हें कुछ भी पता नहीं चल रहा था। मेरा नाम? पर क्यों? और आपके मालिक कौन है? वेदा ने पूछा, जिस पर वो वेदा के और करीब आए और बोले, मैं मेरे मालिक का नाम नहीं ले सकता, पर वो ना जाने क्यों आपको बुला रहे हैं। उनका कहना है कि जिस चीज की तलाश में आप हो वो चीज उनके पास है, और तुम्हारा उनसे मिलना बेहद जरूरी है। वेदा को कुछ भी समझ नहीं आता। ठीक है, मैं उनसे मिल लूंगा, पर वो मुझे मिलेंगे कहां पर? वो बनारस के एक शमशान में रहते हैं, पर तुम्हारे मंदिर पहुंचते ही वो तुम्हारे मंदिर के सामने आ जाएंगे तुमसे मिलने के लिए। और जब वो आएंगे तब तुम्हें खुद पता चल जाएगा। जितना जल्दी हो सके वेदांत, उनसे मिलो। जिस पर वेदा हाँ में जवाब देते हैं
और वो ताकत वहां से चली जाती है और वो कुत्ते भी उसके जाने के बाद वहां से चले जाते हैं। पर वो बड़ा काले रंग का कुत्ता वहां से जाता नहीं है और एकटक वेदा की ओर देखता रहता है। वो वेदा की ओर बढ़ने लगा। वेदा डरने लगे, पर वो वेदा को देखकर अपनी पूंछ हिला रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे वेदा पसंद आ गए हैं। वो वेदा के पास आया और बैठकर अपनी पूंछ हिलाने लगा। वेदा डरते डरते उसको सहलाते हैं। तब वेदा को महसूस होता है कि इसके अंदर काफी ताकत है। पर इस वक्त वो कुत्ता काफी प्यारा लग रहा था। पर इसी प्यारे कुत्ते ने उन 3 लोगों को मारा था। वो डरकर अपना हाथ पीछे करते हैं कि तभी दूर से एक आवाज आती है, जल्दी आओ, हमें जाना है। जिस पर वो काला कुत्ता वहां से भागकर एक अंधेरे कोने में चला जाता है। वेदा मंत्र का जप करते हैं और वापस से सब कुछ सामान्य हो जाता है। वेदा ने दीप को अपनी आंखें खोलने को कहा। दीप अपनी आंखें खोलते हैं। यहां वहां देखते हैं तो सब कुछ ठीक हो चुका था। दीप ने जैसे ही देखा उसने अपने घुटने टेक दिए। वेदा, मुझे माफ कर दो। तुम सच क्या उन्हें मुक्ति नहीं मिली? और क्या अभी भी वो मेरे साथ हैं? जिस पर वेदा दीप को खड़ा करते हुए कहते हैं, हाँ दीप, वो हमेशा तुम्हारे साथ ही थे और अभी भी हैं। पर अब उनकी मुक्ति का समय आ चुका है। मैं उन्हें मुक्त करा दूंगा, तुम चिंता मत करो। और तुम ये मेरा राज किसी को बताना मत। बाकी वो 3 मौत थे जिसमें गले का मांस गायब था, वो उस काले कुत्ते ने किया था। और आखिरी खून तलवार से एक शक्ति ने किया था जिसका नाम मुझे नहीं पता, पर हां वो बहुत खतरनाक है। दीप सोच में पड़ गए। तुम चिंता मत करो, मैं उस शख्स को ढूंढ दूंगा जिसने ये सब करवाया है। पर अभी के लिए मुझे जरूरी काम से बनारस जाना होगा और वहीं पर मैं तुम्हारी बीवी और बच्ची ऋचा को भी मुक्ति दिलवाऊंगा। और हां दीप, उनका कहना है कि तुम इस बोझ में मत रहो कि तुम्हारी वजह से उनकी जान गई है। वो दोनों तुम्हें ऐसे दुखी और परेशान नहीं देख सकते। दीप की आंखों से आंसू गिरने लगे। वेदा ने अपने दियों में दीप की पत्नी और उसकी बेटी की आत्मा को समाहित किया और वहां से निकल गए। आर्यन और राजन को उन्होंने अपने घर जाने को कहा क्योंकि जिस मिशन के लिए वो आए थे वो फेल हो चुका था। वो सूरज की जान को बचा नहीं पाए थे। अब वेदा को बनारस जाकर उन ताकतों के मालिक से मिलना था और ये जानना था कि वो कौन है। उन्हें बस ये डर लग रहा था कि उसका संबंध देवा से ना हो, क्योंकि अभी वो देवा का सामना करने के लिए तैयार नहीं थे। और जो ताकतें थी, अगर वो देवा की गुलाम थी तो उनकी जान भी शायद खतरे में थी।